ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर तीन मेजर पार्ट्स हैं ग्रेविटेशन के अंदर। पहला पार्ट जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ग्रेविटेशन के अंदर तीन मेजर पार्ट्स। एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन, ये पहला पार्ट है कि डेप्थ के साथ कैसे चेंज होगा, हाइट के साथ कैसे चेंज होगा, एच डिस्टेंस पे कैसे चेंज होगा, रोटेशन के कारण कैसे चेंज होगा। सो दैट इज द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेंसिटी चेंज कर दी प्लेनेट की, कैसे चेंज होगा, रेडियस चेंज कर दी, मास चेंज कर दिया। सो द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप कह सकते हैं पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बच्चों इसके बाद आता है यहां पे इसके अंदर, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इसी के अंदर आप पढ़ते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, ये सेकंड पार्ट हुआ इस चैप्टर का जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उसकी मदद से एस्केप वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड पार्ट फिर आपका ग्रेविटेशन के अंदर होता है सैटेलाइट मोशन। सैटेलाइट मोशन में ऑर्बिटल स्पीड कितना होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, रेडियस पे एक एनर्जी क्या होगी, एक रेडियस से दूसरी रेडियस में सैटेलाइट को पहुंचाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, सैटेलाइट के टाइप्स, एक पोलार सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, टाइम पीरियड का रेशियो, वो सब यहां पे आता है। मतलब ये जो यहां कॉन्सेप्ट सीखे इसको यहां अप्लाई करते हैं। एंड फिर इसके बाद केप्लर्स लॉज आते हैं। तो आज हम लोग केप्लर्स लॉज को डील करेंगे, बाकी तो आपके रेगुलर उसमें होगा केप्लर्स लॉज। केप्लर लॉ अपने आप में काफी इंडिपेंडेंट है, थोड़ी थोड़ी चीजें यूज होती हैं। इसके अंदर तीन लॉज हैं, तीनों को एक एक करके लिखेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करके खत्म कर देंगे। आइए, तो आई होप आपको सामने मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर की एक माइंड मैप बना दी है। क्वेश्चंस इन चार टॉपिक से आते हैं: वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एस्केप वेलोसिटी, सैटेलाइट मोशन जिसमें टाइम पीरियड और ऑर्बिटल स्पीड और एनर्जी, एंड देन फोर्थ केप्लर्स लॉज। इस तरह से हर चैप्टर में छोटे छोटे तीन चार पार्ट बना करके दिमाग में सेट कर लीजिए, और क्वेश्चन जब भी आए तो आइडेंटिफाई कीजिए कि किस पार्ट से क्वेश्चन है। 95% इन चारों में से ही होगा ग्रेविटेशन का। आइए, केप्लर्स लॉज। तो केप्लर लॉ में सबसे पहला जो इनने दिया था वो लॉ ऑफ ऑर्बिट। केप्लर वॉज अ वेरी फाइन साइंटिस्ट। वेरी फाइन साइंटिस्ट से मतलब एक वेरी फाइन एक्सपेरिमेंटलिस्ट। ये बहुत अच्छे ऑब्जर्वर थे, बड़ा प्रिसीजन से काम करते थे, हर चीज को बड़े ध्यान से देखते थे ताकि एरर कम से कम हो। लोग बाग इनके पास अपने ऑब्जर्वेशंस लेकर के जाया करते थे और बताते थे कि भाई हमने ऑब्जर्व किया, देखिए सही है या नहीं, हमारा मेथड सही है कि नहीं, क्या इसको और बेटर तरीके से किया जा सकता है। तो ये केप्लर साहब उन्हीं में से एक थे। वेरी फाइन साइंटिस्ट। इनके बाद एक और महान आदमी आए थे, यंग्स। ही वॉज ऑल्सो अ वेरी फाइन एक्सपेरिमेंटलिस्ट। उन्होंने भी इतने रिफाइंड एक्सपेरिमेंट किए हैं कि आज भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो आप पढ़ते हैं उसको बड़े प्रिसाइजली बना करके सेटअप और लोगों को दिया और ऑब्जर्व करो, उनका नाम फेमस हो गया। तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन है, कोई बहुत बड़ा फिजिसिस्ट है जो विजुलाइज कर पाता है चीज़ों को, कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाला है। तो इन सब के अच्छे कॉम्बिनेशन से ही ये सब डिस्कवरीज हुई हैं। तो केप्लर्स लॉज के अंदर सबसे पहला, केप्लर साहब से पहले लोगों को लगता था कि जो प्लैनेट्स का मोशन है सन के अराउंड वो सर्कल है, वो सर्कुलर है, और ऑब्जर्वेशन से देख करके भी लगता था यस ऑलमोस्ट सर्कल ही है। लेकिन केप्लर साहब ने जब उस डेटा को ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि आधे पार्ट में जाने में टाइम कम लगता है और दूसरे आधे आने में ज़्यादा लगता है। भले ही माइन्यूट सा डिफरेंस है लेकिन ये डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहता है। तो उन्होंने कहा ये फिर तो ये 100% सर्कल नहीं हो सकता, फिर तो वो जो सन है वो इधर उधर होना चाहिए।
तो इन्होंने फिर मैथमेटिकली ऐसे ही नहीं कुछ भी ज्ञान दे दिया, सन नहीं है तो ये पैराबोला एलिप्स कुछ भी, अरे नहीं जी, इन्होंने वो डेटा सेट किया और यहां से इन्होंने बताया कि द पाथ ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन is ellipse with sun at one of its foci. Foci is the plural word for focus. तो इन्होंने कहा कि ये इलिप्स के ऊपर है ऑब्जर्वेशन से, जहां पे सन उसके सेंटर पे नहीं फोकस पे होता है। तो अब हम लोग इस लॉ के अंदर हम लोग इलिप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इलिप्स के बारे में पढ़ना जरूरी है, उसका एरिया कितना है, उसके अंदर वो जो डिस्टेंसेस है वो क्या है। तो हम भी एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट की तरह एक एक बारीक बारीक बात को पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट के अंदर। आइए लेट अस स्टडी इलिप्स की एलिप्टिकल पाथ और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें होती क्या है। इलिप्स, इसेंट्रिसिटी, देखो बच्चों बहुत सिंपल है, बस तुम कान खोल करके सुनते रहो। तुम्हारे बायो जैसा है, जैसे बायो में तुम एक डायग्राम बना करके रिजल्ट याद रखते हो ना बहुत ही केयरफुली, वैसे इलिप्स, घटिया इलिप्स बन गया है, मैं फिर से बना देता हूं। दिस इज अ इलिप्स, चलेगा, ये इलिप्स। अब इलिप्स के अंदर बच्चों जैसे सेंटर में सर्कल में सेंटर होता है, वैसे इलिप्स का भी सेंटर होता है। लेकिन इलिप्स के अंदर आपको दिख रहा होगा ये वाली जो रेडियस है, दिस डिस्टेंस इज बी, और ये वाली जो रेडियस है दिस डिस्टेंस इज ए। मतलब ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस को बी कहा जाता है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को ए कहा जाता है। ए इज सेमी मेजर एक्सिस। एक तरह से आप मान के चलो ये सबसे बड़ी रेडियस है। अगर मैं यहां पे देखूं तो रेडियस की वैल्यू चेंज हो रही है, देखो जरा, जैसे जैसे ऊपर आ रहा है रेडियस की वैल्यू चेंज हो रही है। सबसे बड़ी रेडियस को बोला जाता है सेमी मेजर, सबसे छोटी को बोला जाता है सेमी माइनर। सेमी मतलब आधा, एक्सिस तो ये पूरी है, आधी सेमी, मेजर यानी सबसे बड़ी, माइनर यानी सबसे छोटी। बीच की भी एक्सिस है बट वो काम की नहीं है। सेमी माइनर अब ध्यान से देखना बच्चों, मैं क्या कहने वाला हूं। जो सन होता है ना वो सेंटर पे नहीं होता है, सन इनके फोकस पे होता है। फोकस जो है बच्चों, दो फोकस होते हैं एलिप्स के, F1 F2। ऑफ कोर्स सन दोनों में नहीं हो सकता। ये जो फोकस है वो सेंटर से थोड़ा दूर होते हैं, सेंटर पे नहीं होते। ये दोनों फोकस अगर सेंटर पे मिल गए तो ये सर्कल बन जाएगा। ये जो फोकस है इनकी क्या प्रॉपर्टी है इनको मैं अगली लाइन में लिखने वाला हूं, बट आप मान के चलिए हर एक इलिप्स के ये दो फोकस होते हैं और ये सेंटर से जिस डिस्टेंस पे होते हैं ये बड़ा केयरफुली याद रखना है। तो डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर, चाहे उधर वाला फोकस चाहे फ्रॉम इधर वाला फोकस, इज कॉल्ड एज E टाइम्स A, वेयर E इज कॉल्ड एज इसेंट्रिसिटी। इलिप्स, इलिप्स के लिए E की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो फोकस का सेंटर से डिस्टेंस होता है वो E टाइम्स A होता है। आप देख सकते हैं A से थोड़ा कम होगा बट होगा। और सन इसी फोकस पे होता है। वो यही कह रहे हैं कि द सन मस्ट रिसाइड ऑन वन ऑफ द फोकस, और जो प्लेनेट है वो इस पाथ में ट्रेवल करता है। ये प्लेनेट ट्रेवल कर रहा है, देखिए this is how the planet travels around the elliptical path. आई होप आपको समझ में आया। ये सन है और इस सन के चारों तरफ प्लेनेट ट्रेवल कर रहा है। वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया। हमारे पास एक इक्वेशन भी आ गई, ELLIPSER, वो S छूट गया, ELLIPSE होगा, वो इलिप्पी थोड़ी होगा। प्रिंटिंग मिस्टेक को यार अवॉइड करना है। अब इसके अंदर समझना क्या है बच्चों, देखो
केपलर साहब ने क्या ऑब्जर्व किया, आप खुद ही देखिए, यहां से लेकर के यहां तक जाने का जो टाइम था वो t1 था, और यहां से लेकर के यहां तक जाने का जो टाइम था वो t2 था ऑब्जर्वेशन करके, और ये t1 t2 अलग आ रहे थे। यहां से उनको क्लिक किया कि अरे यहां ये 100% सर्कल नहीं हो सकता, इट मस्ट बी समथिंग डिफरेंट। अब दो टर्म यहां पे और आते हैं, एक तो ए और बी मैंने कहा है, दूसरा आता है R1 एंड R2। जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये सन से लेकर के सबसे जो नियरेस्ट पाथ है प्लेनेट का R1, और सबसे जो फारदेस्ट पाथ है उसे हम लोग लिखते हैं R2। देखो जरा ये डिस्टेंस कहां से लिखे मैंने, सन से। तो प्लेनेट जब सबसे पास होगा सन के, यानी पृथ्वी जब सन के सबसे पास जब होगा उस डिस्टेंस को R1 कहते हैं, और जब सबसे दूर होगा उस डिस्टेंस को R2 कहते हैं। इनके नाम भी है, पास वाला पेरिगी, दूर वाला ओपोगी। पास वाला पेरिगी, दूर वाला ओपोगी। R1 is the nearest distance of planet from sun and R2 is farthest distance of planet from sun. दिस इज नियरेस्ट को हम लोग बोलते थे पेरिगी, पास से पेरिगी, ओपोगी फारदेस्ट, अपोजिट वाला, दूर वाला। तो बच्चों मैंने यहां पे आपको दो चीजें बताई, एक तो ये ए और बी, ये पहला पॉइंट हुआ। ए और बी क्या है, सबसे बड़ी सबसे छोटी रेडियस, सबसे बड़ी रेडियस सबसे छोटी रेडियस। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई कि ये ई ए, फोकस की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, फोकस की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है ई ए। और तीसरी चीज मैंने बताई प्लेनेट की सन से, प्लेनेट की सन से नियरेस्ट और फारदेस्ट डिस्टेंस हम लिखते हैं R1 R2 के टर्म्स में। आई होप इट्स क्लियर। अब मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं। एग्जांपल नंबर 1, इफ कीजिए, कई लोगों को याद भी होगा, बट जिनको याद नहीं है उनको अब याद हो जाएगा। कई लोगों को याद भी होगा, अगर जिसको याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को करने के बाद ये रिजल्ट याद रखना है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट में और पढ़ने के लिए यही किया। ये इलिप्स को भी पढ़ना है ना, और क्या पढ़ना है। तो इलिप्स के अंदर जो वेरिएशंस जो ए बी R1 R2 और ई है, इनको रिलेट करना है। देखो, और जो मैं रिजल्ट दूंगा फिर वो याद भी रखना है। ये सेंटर है, ये सन है। तो सन से जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वो है आपका R1, और जब से फारदेस्ट डिस्टेंस है वो है आपका R2। R1 प्लस R2/2, दो लोगों का आंसर आ गया, शाबाश, वेरी गुड। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये सबसे बड़ी जो रेडियस है यहां से लेकर के यहां तक की ये होगी A,
तो अगर ये a है तो इधर भी a, तो टोटल आपको दिख गया होगा 2a, a प्लस a विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। तो बहुत सिंपल है, रट के भी रखना है। रट के क्यों रखना है बच्चों? कल को अगर मैं आपसे टाइम पीरियड पूछूं, आपको पता है ना टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये तो होता था सर्कल के लिए, आप यहां पे लिखोगे टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। इलिप्स के लिए ए क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ए निकालना पड़ता है। आई बात समझ में? जो थर्ड लॉ है केपलर साहब का, जहां पे टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आप लिखते हो, वहां पे ए क्यूब। समझ में आई बात? वो ए ऐसे ही निकलेगा, नियरेस्ट फारदेस्ट डिस्टेंस। तो यहां से अपने पास आ गया R1 प्लस R2 बाय 2 विल बी इक्वल टू A। वेरी गुड। जनरली क्वेश्चन में आपको ये फारदेस्ट और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दे देते हैं। क्वेश्चन ये है व्हाट इज मीनिंग ऑफ इसेंट्रिसिटी। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन होती है बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ सन। इट इज द रेशियो, ये रेशियो है, ये दो डिस्टेंसेस का रेशियो है। कौन से दो डिस्टेंसेस? द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम सेंटर विथ सेमी मेजर एक्सेस। सन और सेंटर के बीच, सन सेंटर से कितना डेविएटेड है, सेंटर से कितना दूर है, उस डिस्टेंस का सेमी मेजर एक्सेस यानी ए के साथ रेशियो। ई इसेंट्रिसिटी इज द रेशियो दैट इज द डिस्टेंस ऑफ सन अपॉन ए। ये है, समझ में आई बात? इसीलिए जो डिस्टेंस ऑफ सन आप ई ए लिख देते हो, इस चीज को आप क्या लिख देते हो? ई टाइम्स ए। ये डिस्टेंस अगर मुझे लिखना है, ये डिस्टेंस अगर मुझे लिखना है, देखो ये डिस्टेंस सन से लेकर के यहां तक का, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं ए ई। अब आपको ये तो क्लियर है, ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस है a। तो a में से r1 घटा दूंगा तो a ही मिल जाएगा, a में से r1 घटा दूंगा तो a ही मिल जाएगा, या r1 प्लस a इक्वल टू a हो जाएगा। तो यहां पे सेकंड वाले पार्ट, और रटना भी बच्चों, ये मैं कर स्लोली रहा हूं, एज ए क्वेश्चन दे रहा हूं, बट आपने याद रखना है आज से। इनिशियल सबसे पास सबसे दूर का डिस्टेंस मिल जाए तो a मिल जाएगा, समझे? तो यहां से आ गया आपका a प्लस ए ई, सॉरी a प्लस ए नहीं, R1 प्लस ए ई विल बी इक्वल टू a। तो वहां से आप अगर देखेंगे तो e की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू यहां पे डाल दीजिए, R1 विल बी इक्वल टू a 1 माइनस ई। a की वैल्यू यहां से डाल दीजिए R1 प्लस R2 बाई 2, तो ये हो जाएगी this will be equal to R1 plus R2 by 2 times 1 minus E equal to R1। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं थोड़ा सा टाइम सेव कर रहा हूं, सीधा मैं लिख रहा हूं दिस इज इक्वल टू R2 माइनस R1 बाय 2। ये निकल के आ जाएगा, कैलकुलेशन आप कर लेना, सिंपल है। इसको मैं दूसरे तरीके से ही बता सकता हूं, अगर मैं R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यही बचेगा ना। जरा ध्यान से देखो, अगर ये बड़े वाले ग्रीन, इसमें से R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये रेड वाला ही बचा ना। समझ में आई बात? R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यही बचा ना, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यही बचेगा। क्लियर है? तो याद रखना है बच्चों सेकेंड पार्ट, इसेंट्रिसिटी यानी अगर आपको मैं सबसे पास वाला सबसे दूर वाला डिस्टेंस दे दूं तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? E की वैल्यू होती है R2 माइनस R1 बाई 2 और A की वैल्यू होती है
R2 प्लस R1/2, याद ही रखना है। 1 प्लस R2, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, सॉरी माय डियर, अरे यार मिस्टेक हो गई, आई एम सो सॉरी। इज R2 माइनस R1 अपॉन R2 प्लस R1, मैंने कैलकुलेशन जल्दी कर दी, जल्दी करने के चक्कर में मिस्टेक हो गई। देखो ये एक्चुअली में ये होता है R2 प्लस R1, हाँ। तो ये E की वैल्यू याद रखनी है। और दूसरा यहां से आपको मिलेगा A विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2/2। दिस इज इसेंट्रिसिटी, ये ह्यूमन एरर है। हाँ नाइस, याद रख सकते हो इसको। अपने को क्या गिवन होगा एग्जाम में, अपने को क्या गिवन होगा, नियरेस्ट डिस्टेंस, फारदेस्ट डिस्टेंस गिवन होगा, और नीचे नियरेस्ट डिस्टेंस, फारदेस्ट डिस्टेंस होगा, और R1 R2 गिवन होगा, और इससे आपको ए से टाइम पीरियड मिलेगा, और इसी से इसेंट्रिसिटी मिल जाएगी इलिप्स के पाथ की। सिंपल एज दैट। इसेंट्रिसिटी याद रहे हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, तो आप R2 R1 में हमेशा बड़े में से छोटा घटाओगे, टेंशन नहीं है, हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है, बड़े में से छोटा, ठीक है। देखो नीट के अंदर तुम्हारे पास समय कम होता है, 60 सेकंड होते हैं। अब ये सारी जो स्टेप्स हैं ये जिंदगी में एक बार करनी है, अब याद रहेगी। ये ई और ए बार बार डिराइव नहीं करोगे ना, लिख करके एक साइड में लिख लो, कैप्लर्स लॉ टॉपिक डालो, और पहला रिजल्ट ये, लॉ ऑफ ऑर्बिट के अंदर पहला रिजल्ट ये, दूसरा रिजल्ट ये, इजी है राइट। तो जैसे बायो में आप डायग्राम देख करके समझ लेते हो इतना सारा फैक्ट, वैसे ही इलिप्स के अंदर डायग्राम देख करके ये दो रिजल्ट नहीं समझ सकते। वेरी गुड, अब इसको अप्लाई करते हैं। अब एक क्वेश्चन देता हूं, उसमें इसको अप्लाई कीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। ये प्लेनेट है, इसकी रेडियस है r, ये हाइट जो है इसकी वैल्यू भी 2r है। और हाइट से आपने एक प्रोजेक्टाइल, चलो पहले ये बताओ, इसको एक पत्थर को मैंने, ये पृथ्वी है, दिस इज अर्थ, इस अर्थ से मैंने 2r हाइट पे, r क्या रेडियस ऑफ अर्थ, एक पत्थर मैंने प्रोजेक्ट किया सम स्पीड। ये जो स्पीड है ये ऑर्बिटल स्पीड से कम है। अगर ऑर्बिटल स्पीड से फेंकता तो ये तो प्योर सर्कल करता। दिस स्पीड इज लेसर देन v ऑर्बिटल। तो जब स्पीड ऑर्बिटल स्पीड से कम होती है तो वो सर्कल नहीं करता, वो क्या करता है, इसका जो मोशन होगा वो क्या होने वाला है, ये यहां से जाकर के जस्ट टच करके ऐसे निकल जाएगा और इस तरह से पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहेगा। तो अब यही बोला ना, इट जस्ट टचेस
it just touches. So this path is ellipse. Well done. I think आपको विजुअलाइज हो गया बच्चों, अब रटने की जरूरत है क्या? अगर आपसे कोई बोले अगर एक पार्टिकल की स्पीड v ऑर्बिटल से थोड़ी सी कम है तो इसका मोशन क्या होगा? जस्ट इलिप्स. अगर बहुत कम है तो ये गिर भी सकता है नीचे, अगर बहुत ही कम है तो ये प्रोजेक्टाइल भी माना जाएगा, बट अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा है तो ये जस्ट ऐसे करके निकल जाएगा. इस केस में हमें बोल रहा है कि गिर नहीं रहा है, जस्ट टच करके निकल रहा है, तो ये ऐसे मूव करता रहेगा, परमानेंटली इलिप्स. अगर ये इलिप्स है बच्चों तो दूसरा क्वेश्चन है ये मेरा, फाइंड ए. अगर ये इलिप्स है तो फाइंड ए ऑफ दिस इलिप्स. तो वो कैसे निकालोगे? ये सबसे बड़ी रेडियस, दिस इज मेजर एक्सिस इज 2a. अब काउंट कर लो, ये 2r, ये r और ये भी r, तो 2r प्लस 2r, सो 2a विल बी इक्वल टू 4r. बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों आपने. दैट इज, इसका जो सेमी मेजर एक्सिस होगा वो 2r है. समझ में आया? सिंपल है. थर्ड पार्ट, फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इलिप्स. जल्दी बताओ, 3r/2 वाले गलत क्यों हैं? 3r/2 इसलिए गलत है, उन्हें दिखाई नहीं नीचे का r, ये r दिखाई नहीं इन्हें. अरे भैया ये इधर भी तो r है, ये r, ये r, ये r और ये 2r है. हाइट 2r है महाराज. 2r और 2r और r. ये इसेंट्रिसिटी बता दो. इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अब ये बताओ, तुम वापस डिराइव करने जाओगे, रटा हुआ होना चाहिए. R2 माइनस R1 अपॉन R2 प्लस R1. अब देखो बच्चों, R2 और R1 कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहां पे आइडेंटिफाई कीजिए सन या सेंटर. सेंटर नहीं, जहां पे सन है, फोकस आइडेंटिफाई कीजिए. सो ये है बच्चों फोकस. तो जैसे सन के लिए, जैसे प्लैनेट्स के लिए सन था, वैसे ही सैटेलाइट के लिए ये अर्थ का सेंटर है, कोर, अर्थ का सेंटर. और इस सेंटर से जो सबसे फारदेस्ट डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसके अर्थ के सेंटर से, ये है आपका R2. और जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगा ये आपका होगा R1. तो फारदेस्ट डिस्टेंस मुझे दिख रहा है 2r प्लस r, 3r. और जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वो मुझे दिख रहा है r. तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हो जाएगी 3r माइनस r अपॉन 3r प्लस r. सही लिखा? 3r माइनस r, 3r प्लस r, बिल्कुल सही लिखा. तो ये हो जाएगा 2r बाय 4r. तो ये हो जाएगा 0.5 विल बी इक्वल टू e. बहुत बढ़िया, काफी ज्यादा आंसर सही लोगों ने दिया. वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया, जो मजा आया यार. गुड, समझ में आ गया? तो तुमको आइडिया लगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं तुमको ये दो फॉर्मूले रटवाना चाह रहा था. R1 R2 के टर्म्स में A और E निकलवाना चाह रहा था. A निकालने का एक और फायदा होता है, टाइम पीरियड आगे जो हम लिखेंगे तो टाइम पीरियड निकालने के लिए A का भी एक फायदा और होता है. आइए अब इसमें एक छोटी सी बात और लिख करके इसको निपटा देते हैं. देखिए, नोट लिख करके इसको खत्म कर देते हैं. वो जो B होता है ना, वो ये होता है अंडर रूट ऑफ R1 R2. याद रहेगा? डिराइव नहीं कर रहा मैं, जरूरत नहीं है. R वाला पार्ट फिर से समझा दीजिए. R वाला पार्ट फिर से समझो. ये है अर्थ, तो हमें ये हमारे लिए फोकस हो गया. दिस विल बी द फोकस. और जो प्लेनेट है वो प्लेनेट यहां से ट्रेवल कर रहा है 2r से,
और ये इसका पाथ। तो खुद ही देखो, फोकस से फारदेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ, ये r1 हुआ ना, तो r1 की वैल्यू 3r, और जब ये यहां पहुंचेगा तो ये वाला डिस्टेंस r2 हुआ। समझ में आया? क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ है आपका फोकस, सेंटर ऑफ अर्थ है आपका फोकस। क्लियर हुआ बच्चे? r1 इज 3r, r2 इज r। क्लियर? कॉन्सेप्ट ये है, डिस्टेंस कहां से लिखना है? सेंटर ऑफ अर्थ से। वो सन की तरह काम करेगा प्लेनेट के लिए, है ना? मेक सेंस आएगी? डायग्राम से बढ़िया क्या है, दिख रहा होगा 3r। आपको बस ये डाउट आया कि डिस्टेंस कहां से लेना है, बता रहा हूं ना, अर्थ के सेंटर से लेना है प्लेनेट का डिस्टेंस। तो ये प्लेनेट जैसे जैसे मूव करेगा तो ये अर्थ के सेंटर पे लग रहा है ना फोर्स, प्लेनेट के ऊपर। भाई ग्रेविटेशन फोर्स कैसे लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से लेना है, राइट? चलिए, मैं ये कह रहा था, ये रट गया बी, याद आया? बी भूल तो नहीं गए? बी क्या था? सेमी माइनर अब ये डिराइव नहीं कर रहा यार, मैं रटे वैसे देख के याद हो गया ये। दूसरी बार, d1 प्लस d2 इक्वल टू 2a होता है, ये समझने की कोशिश करना। ये क्या है? फॉर इलिप्स द सम ऑफ ये है एलिप्स की बेसिक डेफिनेशन। तो एलिप्स जो है, एलिप्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री है जहां पे दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द मोशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बता रहा हूं। अभी देखो, अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई प्लेनेट ऐसे मूव कर रहा है इलिप्टिकल पाथ में, तो इस इलिप्टिकल पाथ के अंदर जो दो फोकस है, फोकस देखो दो होते हैं ना, फोकस 1, फोकस 2, तो किसी भी जगह हो, यहां पे हो, यहां पे हो, ड्यूरिंग द मोशन ये जो प्लेनेट है इसका जो डिस्टेंस है फोकस 1 से, इसे d1 लिख रहा हूं, और इसका जो डिस्टेंस है फोकस 2 से, इसे d2 लिख रहा हूं। तो किसी भी पॉइंट पे ये जो सम ऑफ दीज टू डिस्टेंसेस d1 और d2 का जो सम है वो हमेशा सेमी मेजर एक्सिस के मेजर एक्सिस के बराबर आता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। ये एलिप्स की बेसिक डेफिनेशन है कि कहीं पे भी, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ये यहां पे पहुंच गया, तो यहां पे जो इसका डिस्टेंस होगा वो d1 से घट करके कुछ और हो गया d1 डैश, और यहां पे दूसरे वाले फोकस से इसका d2 डैश, तो d1 और d2 डैश भी 2a होगा। हर जगह डजंट मैटर, ऊपर है, बाएं है, दाएं है, बाएं है। आई बात समझ में? सर ये मेथड तो ड्रॉ एलिप्स से भी यही निकलता है। यस, अगर आपने वो मूवी देखी होगी, क्या नाम था उसका, अरोरा, रोमन साम्राज्य के ऊपर मूवी है, तो वहां पे वो सिखा रही होती है लेडी कि किस तरह से एलिप्स बनाया जाता है। तो वो क्या करते हैं, आप यूट्यूब में भी वीडियो देख सकते हो, वो क्या करते हैं, ये दो कील गाड़ देते हैं, कील गाड़ दी, कील, और इनमें लगा दिया एक धागा, ऐसा खूब लंबा सा धागा लगा दिया,
धागा ऑफ लेंथ 2L या 2A कह दो, ये जो धागे की टोटल लेंथ है इसे 2A कर दिया। अब इसको, इस धागे को टाइट कर दिया। टाइट कैसे कर दिया? यहां से खींच करके, तो ये धागा ऐसा हो गया टाइट, इस धागे को खींच करके टाइट कर दिया आपने ये। तो आप देख सकते हो अगर ये डिस्टेंस है D1, ये डिस्टेंस है D2, तो D1 प्लस D2 2A होगा। और अगर इस पॉइंट को, धागे को टाइट रखते हुए अगर चारों तरफ मैं घुमा दूं तो क्या बनेगा? इस धागे को टाइट रखते हुए अगर मैं चारों तरफ घुमा दूं, धागा हमेशा टाइट रहना चाहिए, तो ये इलिप्स बनेगा जहां पे दोनों कील उसके फोकस हो जाएंगे। तो इलिप्स is the trajectory where the sum of distances from two fixed point remains constant। अगर sum of distance from two fixed point constant है तो उसे ellipse बोलते हैं। एक ही पॉइंट से अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उसे सर्कल बोलते हैं। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है तो इलिप्स है, एक ही पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट है तो सर्कल है। दो पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट है सम इलिप्स, एक ही पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट है हमेशा तो सर्कल। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? सर्कल क्या होता है कि हमेशा एक पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट। आई बात समझ में? सर्कल डिस्टेंस फ्रॉम सिंगल पॉइंट इज कांस्टेंट। आई बात समझ में? तो बहुत सिंपल है। सर्कल की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ ट्रेजेक्टरी वेयर द डिस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इज कांस्टेंट। इलिप्स की डेफिनेशन क्या? इट इज अ ट्रेजेक्टरी वेयर द डिस्टेंस फ्रॉम वन नहीं, टू पॉइंट्स, वेयर द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू पॉइंट्स रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द पाथ। इलिप्स। यस, किसी भी पॉइंट पे R सेम होगा सर्कल में, एंड इलिप्स में दो पॉइंट से R1 प्लस R2 सेम होगा। R1 सेम नहीं होगा, R2 सेम नहीं होगा, R1 R2 बदलते जाएंगे, लेकिन R1 और R2 का सम सेम होगा। D1 बदलेगा, D2 बदलेगा, लेकिन अगर D1 बढ़ा तो D2 कम हो जाएगा, सम रिमेन कांस्टेंट। आई बात समझ में? D1 बदल सकता है, D2 बदल सकता है। जैसे मान लो ये यहां पे आ गया, अब जब ये यहां पे आएगा तो आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस हो गई वो D1 हो गई, और ये जो डिस्टेंस हो गई वो D2। तो D1 तो चेंज हो गया ना, D2 भी चेंज हो गया, लेकिन D1 डैश प्लस D2 डैश इक्वल टू कांस्टेंट। आई बात समझ में? और देखो, अगर आप देखो तो ये वाला डिस्टेंस R1 होता था और ये वाला डिस्टेंस R2 होता था, तो ये अपना वो प्रूफ भी हो गया R1 प्लस R2 इक्वल टू 2A, जो हमने डायग्राम से निकाला था। ये जो अपोगी पेरिगी है वो भी तो यही है, नियरेस्ट फारदेस्ट। आई होप इट मेक सेंस। R1 R2 R1 R2, बस इससे ज्यादा ज्ञान नहीं पेलना है, खत्म, रट गया। आप आगे बढ़े, चलिए। तो ये था लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट सिर्फ ये कहना नहीं है कि इलिप्स है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें इलिप्स ढूंढते रह जाओगे, इलिप्स भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे अ प्लैनेट इज मूविंग अराउंड द सन सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। पता भी नहीं चलेगा कि अरे ये तो इलिप्स था। तो आई होप अब आपको इलिप्स के बारे में सब कुछ पता है। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट इलिप्स। इलिप्स के बारे में ये जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, ए, ई और वो अपोगी पेरिगी, सम ऑफ R1 R2, यानी एवरीथिंग, सारी कहानी इन दोनों के आसपास घूम रही है। R1 R2, R1 R2 से A मिल गया, R1 R2 से E मिल गया, R1 R2 से B मिल गया, R1 R2 से डेफिनेशन भी मिल गई, डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। आई गेस सब आपको पता है। A की वैल्यू फिर से लिख देते हैं, दैट इज R1 प्लस R2 बाय 2, E की वैल्यू R2 माइनस R1 अपॉन R2 प्लस R1, B की वैल्यू रूट ऑफ R1 R2, एंड डेफिनेशन तो है ही
सम ऑफ d1 प्लस dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये हो गया ना, ये हो गया, ये है माइंड मैप, खत्म, डन। ये है फर्स्ट लॉ। आइए चलते हैं सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ, अरे हाँ इक्वेशन रह गई, अरे इक्वेशन रह गई, इक्वेशन भी लिख लो, ये भी एज अ नोट लिख लीजिए। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अगर कोई सर्कल होता है तो उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिखते हैं। इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। याद रहे ए और बी इक्वल नहीं होंगे, ए विल नॉट बी इक्वल टू बी, तब ये इलिप्स है। अगर ए और बी इक्वल हो गए तो ये सर्कल बन जाएगा। क्लियर है? लिख लो, ये ज्यादा थोड़ा मैथमेटिकल ज्यादा हो जाता है, बट ध्यान रखो, पहचानने के लिए आ सकता है कि इसमें से कौन सी इलिप्स है। पैराबोला भी लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला जब लिख ही रहे तो पैराबोला भी लिख देते हैं। तो ये y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला भी लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। कौन बोला? हाइपर, दैट इज x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लो, हो गए सारे, याद रहेंगे। सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाइपरबोला, एक्स वाई इक्वल, पीवी डायग्राम, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट क्या बनता था? हाइपरबोला। ग्राफ कैसा होता है? पिट, तुम मैथ पढ़ने आए हो या क्या करने आए हो? ग्राफ बनाए क्या करोगे यार? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनाया, पीवी डायग्राम नहीं बनाए, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, हाइपरबोला। इलिप्स, सर्कल तो बनाते रहते हो, अभी इलिप्स 1000 बार, यही तो डायग्राम है और क्या ग्राफ। और देखो ये एक जगह और आता है, अगर आपको याद हो एसएचएम में मैंने लिखी थी v इक्वल टू, एसएचएम के अंदर v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जब आप इसको रीराइट करोगे तो ये यही बन जाता है v वर्सेस x। आई बात समझ में? चलिए, अब ज्यादा खिंचता ही चला जाएगा, ये तो बेसिक आ गया ना, ये तो हर जगह घुसा हुआ है। ये एलिप्स घुसा हुआ है कई जगह, सर्कल की इक्वेशन कई जगह घुसी हुई है, हाइपरबोला, पैराबोला, क्वाड्रेटिक, ये तो निचोड़ है फिजिक्स का। इसके तो हजारों एग्जांपल अलग अलग चैप्टर में मिल जाएंगे। चलिए, लेट अस गो टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में चलते हैं, द लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ये बहुत सिंपल है बच्चों, लॉ ऑफ पीरियड नहीं, पहले हम लोग वो करेंगे लॉ ऑफ एरिया। द एरिया by line joining sun and the planet is equal in equal time interval। तो बहुत सिंपल है, एरिया स्ट्रेट बाय द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड द प्लेनेट इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है? इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बात इसकी बाद में करेंगे, ये इसका प्रिंसिपल है, बट ये क्यों है, कैसे है, लेट अस टॉक अबाउट दैट लेटर। पहले ये क्या है इसकी बात करते हैं। स्वेप्ट लिख लो, स्वीप लिख दो, स्वेप्ट लिख दो, स्वेप्ट। चलिए, तो ये जो इलिप्स है, ये मैंने इलिप्स बनाया, पहले इसको थोड़ा छोटा कर दूं, इलिप्स मुझे बड़ा चाहिए, इसको छोटा करेंगे।
ये हमारा एलिप्स, ये एक वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, सन किसी एक उस पे होगा, ये हो गया सन। प्लेनेट है, लेटस से वो मूव कर रहा है, दिस इज अ प्लेनेट, यहां से ये मूव करता हुआ आगे बढ़ रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है प्लेनेट। तो सबसे पहली बात यहां पे पकड़िए, क्या बोल रहा है ये, द एरिया स्वेप्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड द प्लेनेट। कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं? कई लोग अपने से ही मान लेते हैं कि ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं, अरे ये लाइन नहीं है। कौन सी लाइन की बात है? वो लाइन जो कि प्लेनेट और सन को ज्वाइन कर रही है माय डियर, इस लाइन की बात हो रही है। आई बात समझ में? सन एंड द प्लेनेट। तो जैसे जैसे प्लेनेट लेटस से ए से बी पहुंचा, तो ये जो लाइन है ये हो गई। तो कितना एरिया स्वीप हुआ ए से बी जाने में? कितना एरिया स्वीप हुआ? तो आप बोलोगे ये एरिया, दिस इज एरिया स्वेप्ड। आई बात समझ में? डिस्टेंसेस अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया स्वेप्ड बाय लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लेनेट। दूसरा, लेटस से यहां पे था पहले ये P, और P से ये करके आ गया यहां पे Q पे। तो P से Q के आने में जो टाइम लगा वो लगा होगा, ये P से ये S को ज्वाइन किया और Q से ये S को ज्वाइन किया, दिस एरिया। तो A से B जाने में जो टाइम लगेगा, A से B जाने में जो टाइम लगेगा, डेल्टा टी ए बी, वो प्रोपोर्शनल ये वाला एरिया होगा A1, लेट मी कॉल दिस एज A1। और B से Q जाने में जो टाइम लगेगा, डेल्टा टी पी क्यू, वो इस एरिया पे डिपेंड करेगा, लेटस से इज प्रोपोर्शनल टू A2। तो अकॉर्डिंग टू दैट, डेल्टा ऑफ T ऑफ AB अपॉन डेल्टा T ऑफ PQ इज इक्वल टू AB का एरिया A1 बाय A2। आई बात समझ में? ये क्या है? टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम A टू B। ये क्या है? टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम P टू Q। ये A1 A2 आपको दिख रहा होगा, एरिया स्वीप्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड द प्लेनेट। तो जब ये ए से बी गया, तो ये जो लाइन है इसने देख लिया आपने कितना ये एरिया स्वीप किया। जब ये P से Q गया, तो सन से अर्थ को ज्वाइन करने वाली लाइन ने ये एरिया ट्रेवल किया। आई होप आपको दिख रहा होगा ये लाइन जो है कैसे मूव कर रही है। ये देखिए, ये लाइन, इस लाइन ने कितना एरिया स्वीप किया, ये इस एरिया की बात हो रही है, दिस एरिया। वैसे ही जैसे जैसे ये प्लेनेट आगे बढ़ेगा, तो प्लेनेट और अर्थ को ज्वाइन करने वाली लाइन किस तरह से एंगल ये एरिया कर रही है उस इलिप्स का, ये एरिया की बात हो रही है। समझ में आया ना? आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ये 4 पॉइंट ले लिए मैंने एलिप्स में, A B C D। तो हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। पहला ऑप्शन T A से B इज इक्वल टू T B टू C। सेकेंड, T B to C is equal to T C to D। ऑप्शन थर्ड, T C to D is equal to T D to A। ऑप्शन फोर्थ, T D to A is equal to T A to B। टाइम टेकन, ये T का मतलब टाइम टेकन,
सर ए बी और पी क्यू के बीच में एंगल सेम होगा ना? ना 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 ना, ये किसने बोल दिया? ये किसने बोल दिया? ये देखो आया डाउट। मैंने ये बोला, क्या ये दोनों एंगल सेम होने जरूरी हैं? नो, θ1 is not θ2, but still area of one is area of two. It can be. अरे सर्कल नहीं है ना यार ये, तुम इसको सर्कल की फील क्यों ले रहे हो? जबरदस्ती सर्कल क्यों बना रहे हो इसको? सर्कल में होता था वो। देखो देखो, बहुत भयंकर डाउट है ये। बहुत भयंकर डाउट। कई लोगों को है, चुप्पे बैठे हैं सब। कई लोगों को सर्कल की इतनी ज्यादा फील है कि सब जगह सर्कल दिखता है। सर्कल की बात अलग थी कि ये वाला एरिया सेम, ये वाला एरिया सेम, तो ये दोनों एंगल भी सेम। ये θ1 θ2, सो इफ A1 equal to A2, then θ1 equal to θ2 only in circle. समझ में आई बात? ये एलिप्स है भाई साहब, यहां पे ये नहीं है। आई बात समझ में? एलिप्स के अंदर ऐसा नहीं होता। एरिया सेम होने के बाद भी एंगल अलग हो सकते हैं यार। डिस्टेंस अलग हो गई ना, रेडियस अलग है ना, d1 d2 बदल गए ना। आई बात समझ में कि नहीं आई? समझे ना? तो तुम सर्कल मत बनाओ उसको, थीटा का कोई लेना देना नहीं है यहां, एरिया को पकड़ो बस। चलिए बताओ जरा, ए से बी जाने में और बी से सी जाने में, यानी ए से बी और बी से सी जाने में सही सेम समय लगेगा या नहीं? तो यहां पे ए से बी जाने में ये वाला एरिया की बात हो रही है, और बी से सी जाने में बच्चों इस वाले एरिया की बात हो रही है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ए से बी जाने में ये वाला एरिया, बी से सी जाने में ये वाला एरिया। तो दिखने में जरूर लग रहा है कि ये दोनों टाइम सेम लगना चाहिए, सिमेट्री है, लेकिन एरिया अलग अलग है। ये बताओ कौन सा टाइम ज्यादा है, ए बी बड़ा है या बी सी? कौन सा टाइम बड़ा है? ए से बी में ज्यादा टाइम लगा या बी से सी में? ए से बी में ज्यादा टाइम लगा। विच वन, कहां पे ज्यादा टाइम लगा है? ऑप्शन 2 और 4 सही है। तो क्लियरली मैं कह सकता हूं यहां से, चलिए कोई नहीं, ये सी से डी का टाइम और उसके आगे फिर ये डी से ए का टाइम। तो कौन से दो इक्वल हो गए? ये दो इक्वल हो गए और ये दो इक्वल हो गए। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बीसी और सीडी का टाइम सेम है। बीसी और सीडी का टाइम सेम है। उसके बाद कौन से इक्वल हो गए? डीए और एबी का। डीए और एबी का टाइम सेम है। ये दोनों गलत है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और देखो इसमें एक और छोटी सी चीज है जो आप इस पर लिख सकते हो, वो ये है कि द टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी विल बी लेसर देन टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी बिकॉज एरिया ऑफ बी सी इज लेसर देन एरिया स्क्वायर्ड इन ए बी। ये भी आप कह सकते हो। चलिए